नमस्कार मित्रों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम तो है कांग्रेस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक की समस्या ये है कि इससे प्रश्न तो हर एग्जाम में आते हैं, किंतु यह कोई एक टॉपिक नहीं है, अपितु राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं से जुड़े हुए अलग अलग प्रश्न हैं जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं और आसान से प्रश्न कई बार एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो मेरा प्रयास है कि इस क्लास के बाद आपके इन प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या बाकी न रहे और एग्जाम में जब आपको ये प्रश्न देखने को मिले तो आपके लिए बहुत ही हलवा प्रश्न हो और बहुत ही आसानी से आप इनका उत्तर दे पाएं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं मैं आज का सेशन। पर उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को इसे शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, कांग्रेस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जनता का मित्र, लोगों का समूह, इंकलाबियों का समूह या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, आपने कई बार कांग्रेस के बारे में पढ़ा कि कांग्रेस का गठन ये, कांग्रेस का पहला अधिवेशन ये, इसने अध्यक्षता करी, ऐसे बहुत से प्रश्न पढ़े। पर यदि आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो कांग्रेस है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का समूह। कांग्रेस ये जो शब्द है ये उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, उत्तरी अमेरिका से लिया गया शब्द है। और आपने देखा होगा अमेरिकी संसद को कांग्रेस कहते हैं, तो उसका तात्पर्य होता है लोगों का समूह। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? असैनिक सेवक, विज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, मिलिट्री कमांडर। बहुत आसान से प्रश्न है, सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा की गई थी। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिन्हें हम एओ ह्यूम के नाम से जानते हैं, और ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे जो कि शिमला में अपने रिटायरमेंट के बाद जीवन जी रहे थे। और इन्होंने ही कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है वो इन्हीं के द्वारा निभाई गई है। तो चूंकि ये रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे, इस वजह से इन्हें हम कहेंगे असैनिक सेवक। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो एक असैनिक सेवक थे। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884, 1885, 83 या 86? देखिए ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को। ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय संघ के बारे में, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि ये बात कर रहा है भारतीय राष्ट्रीय संघ के बारे में। तो देखिए 1884 में एओ ह्यूम के द्वारा एक संस्था का गठन किया गया। एओ ह्यूम के द्वारा जो संस्था का गठन किया गया वह संस्था थी भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय संघ। और इसकी जो स्थापना है वो 1884 में की गई। जब पहली बार अधिवेशन हुआ 1885 में, तब इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब आप उत्तर करेंगे 1885। यदि आपसे पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब तो आप उत्तर करेंगे 1885। पर यदि आपसे पूछा जाए भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो 1884, और इसे आप कांग्रेस का पूर्वगामी भी कह सकते हैं, कांग्रेस का पूर्वगामी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कांग्रेस का पूर्वगामी निम्न में से कौन सी संस्था थी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन एसोसिएशन, और दो और कोई ऑप्शन दे दिए जाए, तो याद रखिएगा कांग्रेस का जो पूर्वगामी है वह भारतीय राष्ट्रीय संघ ही है। संघ ही कन्वर्ट होकर के कांग्रेस में चला गया। किसके सुझाव पर यह नाम परिवर्तित किया गया, तो वो हमारा अगला प्रश्न है।
किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम? तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है, कांग्रेस कहां हुआ, कब हुआ, किसने भाग लिया, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है जो दिसंबर 1885 में हुआ है, और इसी अधिवेशन में नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, और जिनके सुझाव पर किया गया था वे थे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ ले ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो दादा भाई नौरोजी हैं, या फिर हम इन्हें वयोवृद्ध नेता, वयोवृद्ध पुरुष या वयोवृद्ध नेता के नाम से जानते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, इन्हीं के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। कांग्रेस जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? 1884 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। तो किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा जारी समाचार पत्र का नाम क्या था? एओ ह्यूम, जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी है, उनके द्वारा एक समाचार पत्र निकाला जाता था। आपसे पूछ रहा है कि समाचार पत्र का नाम क्या था? जागृत जनता, जनता का मित्र, मेरे देशवासियों या आंग्ल हिंद भारतीय? तो जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा पत्र निकाला जाता था उसका नाम था जनता का मित्र। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसरॉय कौन थे? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा डफरिन। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डफरिन, यानी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई सन 1885 में, उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वे थे डफरिन। तो चलिए एक बार थोड़े से नोट कर लेते हैं इन चीजों को कि जो कांग्रेस की स्थापना है, कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा हुई। एओ ह्यूम के द्वारा। और ये क्या थे? ये एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे। और इन एओ ह्यूम के द्वारा एक अखबार निकाला जाता था और उस अखबार का नाम था जनता का मित्र, जनता का मित्र। और इन्होंने जो संगठन बनाया, जो समूह या जो संगठन या जो संस्था बनाई, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे कांग्रेस का पूर्वगामी कहा जाता है। और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर 1885 में नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इस कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह। तो अभी तक हमने जितने भी प्रश्न पढ़े उन सब की डिटेल आपके सामने एक स्लाइड पर उपस्थित है। चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न। छोटे छोटे से प्रश्न हैं, बहुत मैंने इनको इस तरीके से बांटा है कि बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन बनेगी नहीं मैंने, क्योंकि कई प्रश्न बनते हैं तो मैंने कोशिश करी है ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को समेटा जाए। तो चलिए प्रश्न बनता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन ब्लैंक के स्थान पर बंबई में हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो दिसंबर 1885 को बंबई में हुआ। बंबई में कहां पर हुआ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, यानी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में पहला अधिवेशन हुआ बंबई के।
लेकिन ये जो अधिवेशन था ये बंबई में होना प्रस्तावित नहीं था। जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में किया जाना था और ये तय था कि हम कांग्रेस का पहला अधिवेशन पूना में करेंगे, पर पूना में महामारी फैल गई। कुछ किताबों में मिलता है कि प्लेग फैल गया, कुछ किताबों में मिलता है हैजा फैल गया। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या फैला, बस इतना ध्यान रखिएगा कि महामारी फैली, जिस वजह से यह अधिवेशन पूना में नहीं किया गया और पूना के स्थान पर जो पहला अधिवेशन है वो बंबई में किया गया, बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करी है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, यानी WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता करी है। और इस अक्सर पूछा जाता है कि पहले अधिवेशन में कौन शामिल नहीं हुआ था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए थे, क्योंकि इनकी एक खुद की संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। जब हम कांग्रेस से पूर्व की संस्थाओं पर टॉपिक लेकर आऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, उसका खुद का सम्मेलन होना था 1885 में, जिस वजह से ये कांग्रेस के पहले अधिवेशन में शामिल नहीं हुए, दूसरे अधिवेशन में शामिल हुए थे। और इंडियन एसोसिएशन का विलय फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कर दिया गया था। तो ये प्रश्न पहले भी कई बार पूछा गया है और भविष्य में पूछे जाने की भी पूरी संभावना है कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्न में से कौन शामिल नहीं हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, उसमें ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हो सकता है, एक दो नाम और हो सकते हैं। जैसे मैं अभी आगे बताऊंगा कि एक प्रश्न आता है कि किसका संबंध कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा, तो संबंध नहीं रहा तो वो अधिवेशन में भी शामिल नहीं हुए, तो प्रश्न को बदला भी जा सकता है। तो आपको पुराने प्रश्नों के साथ साथ भविष्य में पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिए भी तैयार रहना होता है। अभी आप यहां ध्यान रखिएगा कि पहले अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी शामिल नहीं हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न का उत्तर हम दे चुके हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। दिसंबर 1885 में कांग्रेस का अधिवेशन जो बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी और यह एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, वकील थे ये पेशे से। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? देखिए प्रश्न तो बहुत पुराना हो चुका है और मुझे लगता है कि आप में से सभी को पता होगा इसका उत्तर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया। और काफी समय से ये प्रश्न एग्जाम में आया भी नहीं है, पर आ सकता है, तो आ भी सकता है, तो कोई समस्या नहीं है, आपको तो इसका उत्तर पता है। लेकिन मैंने ये प्रश्न यहां इसलिए रखा है कि हमें इसके आगे के प्रश्नों को जानना होगा। क्यों केवल पहले ही अधिवेशन के बारे में पूछेगा? वह पहले अधिवेशन के बारे में भी पूछ सकता है, दूसरे के बारे में भी पूछ सकता है, तीसरे के बारे में भी पूछ सकता है और चौथे के बारे में भी पूछ सकता है। क्योंकि ये शुरू के 4 अधिवेशन थोड़े इंपॉर्टेंट थे, कम सदस्य आते थे, इसके बाद तो फिर बहुत ज्यादा मेंबर आने लग गए, लेकिन ये बहुत चुनिंदा, बहुत गिने चुने मेंबर आते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पहले अधिवेशन में कितने मेंबर थे? तो पहले अधिवेशन में 72 मेंबर थे, कुल 72 मेंबर थे पहले अधिवेशन में, जिसमें से भी बंबई में से ही 38 थे। बंबई जहां अधिवेशन हो रहा था वहां से ही 38 लोग थे, बस घूमने ही आ गए थे। चल ठीक है, बंबई में ही तो हम रहते हैं, अधिवेशन चल रहा है, चले जाते हैं देखने। यानी कांग्रेस इस समय कोई संस्था बहुत लोकप्रिय नहीं थी, केवल 72 लोग आए थे, जिसमें से 38 तो अगल बगल से उठ के आ गए थे। जब इसका दूसरा अधिवेशन हुआ तो मेंबरों की संख्या कुछ बढ़ी और 434 हो गई। तीसरे अधिवेशन में यह संख्या बढ़कर के 607 हो गई और चौथे अधिवेशन में यह संख्या 1248 हो गई। तो आपसे पहला अधिवेशन पूछ ले तो 72, दूसरा अधिवेशन पूछ ले तो 434, तीसरा अधिवेशन पूछ ले तो 607 और चौथा अधिवेशन पूछ ले तो कुल 1248 मेंबर्स ने भाग लिया था। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हर प्रश्न के लिए तैयार रहना है और जैसे ही प्रश्न आपके सामने आए उस पर वार करना है, बहुत तेजी से, पर वार सटीक करना है, क्योंकि नजर चूकी, कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऑनलाइन पेपर है एसएससी का, तो चलो आपका ऑनलाइन पेपर होता है तो आप चेंज कर सकते हैं अगर आपको याद आ जाए, पर जिन पेपरों में ऑफलाइन होता है वहां जैसे ही गोला भरता है उसके बाद दिमाग खराब हो जाता है और अगले प्रश्न भी गलत होने लग जाते हैं। तो थोड़ा सावधानी से प्रश्नों को पढ़िए, सावधानी से उनका उत्तर दीजिए। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था?
दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर या सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। चर्चा हम कर चुके हैं, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी पहले अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे क्योंकि इनकी खुद की संस्था थी इंडियन एसोसिएशन, और उस इंडियन एसोसिएशन का सम्मेलन पहले से ही प्रस्तावित था, जिस वजह से यह कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं आए। हालांकि दूसरे अधिवेशन में इन्होंने हिस्सा लिया और उसके उपरांत इंडियन एसोसिएशन का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ही कर दिया गया क्योंकि दोनों संस्थाओं का जो उद्देश्य था वह समान था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस ने समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की थी, उस समिति का सभापति कौन था? तो ये जो कांग्रेस ने समर्थन स्थापित करने के लिए जो समिति बनाई थी 1889 में, समिति का अध्यक्ष इन्होंने डिग्बी को बनाया था, मिस्टर डिग्बी को। लंदन में यह समिति स्थापित की गई थी और इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था मिस्टर डिग्बी को। इन डिग्बी का जो काम था वो कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करना था। सरकार का, लोगों की, जनता का, सभी का समर्थन कांग्रेस के लिए आवश्यक था। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसकी स्थापना की और 1889 में एक समिति बनाई गई और उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया मिस्टर डिग्बी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव कौन थे? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने करी है? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कभी अध्यक्षता नहीं करी, कभी अध्यक्ष नहीं रहे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ध्यान रखिएगा ये बात। पूछा जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता करी, तो उपरोक्त में से कोई नहीं मिलेगा आपको, उसी को टिक कर दीजिएगा क्योंकि वे कभी अध्यक्ष नहीं रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव बनाए गए थे 1885 में, तो महासचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, पर अध्यक्ष नहीं रहे। महासचिव अलग होता है, अध्यक्ष अलग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए मजाक उड़ाया? रिपन, डफरिन, कर्जिन या वेलेजली? तो देखिए दो वायसराय हैं जिनके लिए कांग्रेस के प्रति जो स्टेटमेंट थे वो आपको याद रखने होते हैं। एक डफरिन का स्टेटमेंट है और एक कर्जन का स्टेटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। तो डफरिन जो था, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो वायसराय था वह वायसराय डफरिन था, और डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया। देखिए कहा तो यह जाता है कि जो कांग्रेस की स्थापना है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने, वो डफरिन के ही इशारों पर करी थी। क्या क्यों करी थी अभी थोड़ी देर में चर्चा हम करेंगे, पर डफरिन के इशारों पर ही करी थी। लेकिन डफरिन ऐसा दिखाना चाहता था कि ये जो कांग्रेस है ये हमारे लिए किसी मायने की मतलब नहीं रखती। ये इसमें जो लोग जो कांग्रेस बना रहे हैं वो बहुत ही अदूरदर्शी किस्म के लोग हैं, उनकी सोच आगे की है ही नहीं। वे भारत का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, वो तो एक अल्पसंख्यक जनता है जिन्होंने बस मजाक मजाक में कुछ ग्रुप बना लिया है। ऐसे ग्रुप भारत में पहले से भी चल रहे हैं। तो सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बनाते हुए किसने मजाक उड़ाया? तो तत्कालीन वायसराय डफरिन इसका उत्तर हो जाएगा। कर्जन के स्टेटमेंट पर भी हम चर्चा करेंगे, हमने आगे प्रश्न बनाया हुआ है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मुस्लिम अध्यक्ष आप सबको रटा हुआ है, बदरुद्दीन तैयब, कई बार कई किताबों में आपने पढ़ा है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे या पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर तो आप देख लीजिए, अभी थोड़ी देर में मैं पूरा डिटेल से आपको बताता हूं। इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। एक बार अगला प्रश्न और देख लीजिए, फिर चर्चा करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी, दूसरे अधिवेशन की, तीसरे अधिवेशन की और चौथे अधिवेशन की। कुछ अधिवेशन है जो आपको याद होने चाहिए दोस्तों, मैं लाइन से आपको बताऊंगा सारे अधिवेशन कि आपको ये अधिवेशन रटे होने चाहिए। तो उसमें से प्रारंभिक 4 अधिवेशन आपको रटे होने चाहिए। हम चर्चा करेंगे अभी चारों अधिवेशनों पर। आप इस प्रश्न का उत्तर एक बार देख लीजिए। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले। तो अगर कांग्रेस के प्रारंभिक 4 अधिवेशनों की बात की जाए तो इसका जो प्रथम अधिवेशन है वो बंबई में हुआ था,
और प्रथम अधिवेशन का आपको स्थान भी याद रखना है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बंबई। और किसके स्थान पर हुआ था? तो पूना के स्थान पर हुआ था। होना था पूना में, लेकिन हुआ कहां? बंबई में। इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो इसकी अध्यक्षता करी WC बनर्जी ने। WC बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता करी गई। इसमें कुल 72 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें से 38 प्रतिभागी बंबई के ही थे। और इसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भाग नहीं लिया था। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। यह तो बात हुई प्रथम अधिवेशन की। और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यदि बात करें दूसरे अधिवेशन की, तो यह कलकत्ता में हुआ है 1886 में। कलकत्ता में हुआ है। यह हुआ 1885 में और यह हुआ है 1886 में। और इसकी जो अध्यक्षता है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई है। दादा भाई नौरोजी, जो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, यानी भारत के वयोवृद्ध नेता के नाम से जाने जाते हैं। और ये दादा भाई नौरोजी पारसी थे, तो प्रथम पारसी अध्यक्ष हो गए कि नहीं हो गए? प्रथम पारसी अध्यक्ष। इसके बाद जो तीसरा अधिवेशन हुआ है, तीसरा अधिवेशन यह मद्रास में हुआ है और यह हुआ है 1887 में। और इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने करी है। जज रह चुके थे ये बदरुद्दीन तैयब, और बहुत फेमस थे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को जमानत इन्होंने ही दी थी। जब बाल गंगाधर तिलक को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो बदरुद्दीन तैयब जज थे और इन्होंने ही यह जमानत दी थी। जबकि इससे पहले महादेव गोविंद रनाडे, जो खुद एक मराठी थे, उन्होंने बाल गंगाधर तिलक की जमानत रद्द कर दी थी। और उसके बाद ये केस बदरुद्दीन तैयब की अदालत में पहुंचा था और बदरुद्दीन तैयब ने उन्हें जमानत दी थी। तो भारत में बहुत फेमस हो चुके थे ये। और इन्होंने तीसरे अधिवेशन जो मद्रास में हुआ उसकी अध्यक्षता करी और यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हुए कांग्रेस के, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। जबकि जो चौथा अधिवेशन है, चौथा अधिवेशन यह इलाहाबाद में या प्रयागराज आप कह सकते हैं वर्तमान का, प्रयागराज में हुई और यह हुई 1888 में। और इसकी अध्यक्षता किसने करी? तो संभवतः मैंने शायद अगला प्रश्न बनाया हुआ है। अच्छा, हम चर्चा कर चुके हैं ना उस प्रश्न पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी? तो यह करी है जॉर्ज यूले ने। और जॉर्ज यूले कौन है? एक अंग्रेज हैं। तो पहले अंग्रेज, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले ईसाई अध्यक्ष, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। पहले अंग्रेज या पहले ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे जॉर्ज यूले। तो पहले पारसी अध्यक्ष हो जाएंगे दादा भाई नौरोजी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष हो जाएंगे बदरुद्दीन तैयब, पहले अंग्रेज और पहले ईसाई अध्यक्ष हो जाएंगे जॉर्ज यूले। हर तरह के प्रश्न के लिए आपको तैयार रहना होगा दोस्तों। चलिए हम चर्चा करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा? अब देखिए, प्रथम अधिवेशन में नहीं था, वहां पे मान लीजिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम हटा करके इस प्रश्न के उत्तर का ही नाम दे दिया जाए। क्यों? क्योंकि जिसका संबंध कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा, सीधी सी बात है, वो किसी भी अधिवेशन में नहीं आया होगा। तो इस तरीके से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो तैयार रहिएगा। निम्न में से किसका संबंध कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं रहा? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। ये वही सर सैयद अहमद खां हैं जिन्होंने 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1920 में AMU में कन्वर्ट हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। और सर सैयद अहमद खान ने 1857 की क्रांति पर एक किताब लिखी थी, जिस किताब का क्या नाम था? असबाब ए बगावत ए हिंद।
1857 की क्रांति पर बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर चुके हैं। उस प्रश्न में हमने दिया था कि सर सैयद अहमद खां की किताब का क्या नाम था, तो असबाब बगावत हिंद। यदि किसी ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे उस वीडियो का लिंक आ रहा है, वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया? देखिए, डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी संस्था कहकर के मजाक उड़ाया था कांग्रेस का, लेकिन हमारे एक नेता रहे हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है स्वतंत्रता आंदोलन में, और उन्होंने तो ये कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो डफरिन के ही दिमाग की उपज थी। डफरिन ही चाहता था कि ऐसी कोई संस्था बने ताकि हमें भारतीयों के गुस्से, भारतीयों की सोच की जानकारी मिलती रहे। उसे नहीं पता था कि वो एक ऐसी संस्था का निर्माण करवा रहा है जो एक दिन उसके देश के साम्राज्य का विनाश करने पर उतारू हो जाएगी और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक महत्वपूर्ण संस्था बन के उभरेगी। उसने सोचा भारत में जैसे और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, थोड़े टाइम बाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। वो नहीं जानता था कि आजादी के 50 वर्षों तक भी संस्था जिंदा रहेगी। हालांकि अब ये उस रूप में जीवित नहीं है, लेकिन आजादी में इसने भारत में आजादी की अलग जगाई। ऐसी संस्था को डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का एक लेख छपा था यंग इंडिया अखबार में। ध्यान रखिएगा, यंग इंडिया अखबार। आपसे पूछा जा सकता है किस अखबार में लेख छपा? यंग इंडिया अखबार में, जिसमें उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज बताया और इसी में उन्होंने एक सिद्धांत भी दिया जिसे सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत कहते हैं। हालांकि मैंने प्रश्न बनाया था, पर चलिए मेरे मुंह से निकल गया। सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था और इसी को तड़ित चालक सिद्धांत भी कहते हैं। तड़ित चालक सिद्धांत। तो जिस प्रकार कुकर में सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, यदि प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए और ऐसी स्थिति बन जाए कि कुकर फट जाएगा, तो वो सेफ्टी वॉल्व पहले टूट जाता है, जिस वजह से गैस उस कुकर में से रिलीज हो जाती है। इसी प्रकार बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर एक तड़ित चालक लगाया जाता है, तांबे का बना हुआ, ताकि जब बिजली गिरे उस बिल्डिंग पर तो ये तड़ित चालक उस बिजली को एब्जॉर्ब कर ले और उस बिल्डिंग की रक्षा हो सके। इसी प्रकार लाला लाजपत राय का कहना था कि डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करवाई थी ताकि भारतीयों के क्रोध से अंग्रेजों की रक्षा हो सके, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज बहुत ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगता था कि एक ऐसी संस्था हो जो भारतीयों का गुस्सा समय रहते हमें बता सके और हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। लाला लाजपत राय ने इस यंग इंडिया में लिखा था कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आजादी हासिल करने से कहीं ज्यादा उस समय ब्रिटिश साम्राज्य को खतरे से बचाना था। कांग्रेस के लिए ब्रिटिश साम्राज्य के हित पहले स्थान पर थे और भारत के हित दूसरे स्थान पर। लाला लाजपत राय आगे लिखते हैं कि ये कोई नहीं कह सकता कि कांग्रेस अपने प्रारंभिक दिनों में अपनी इस ड्यूटी, मतलब इसको जो जिम्मेदारी मिली थी उसके प्रति ईमानदार नहीं रही। यानी कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से अपना यह कर्तव्य निभाया। यानी लाला लाजपत राय कहना चाहते हैं कि प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस कोई आजादी की संस्था नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली थी। तो डफरिन के दिमाग की उपज, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत, ये सभी लाला लाजपत राय के द्वारा दिए गए हैं और जिस अखबार में दिए गए थे। देखिए ये प्रश्न था, किस पत्रिका में छपे लेख में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लाला लाजपत राय द्वारा सेफ्टी वॉल्व करार दिया गया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यंग इंडिया। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक दिन मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? कुछ स्टेटमेंट्स हैं, 5-6 स्टेटमेंट है, मैं इसी वीडियो में चर्चा करूंगा, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि यदि हम वर्ष में एक दिन मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये कहना चाह रहे हैं कि जो कांग्रेस है वो बीच बीच में आती है, कुछ आंदोलन सा करती है, कुछ भाषणबाजी करती है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो ये किसने कहा था? ये स्टेटमेंट था बाल गंगाधर तिलक का, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कांग्रेस के प्रारंभिक जीवन की नीतियों की बहुत आलोचना करी है और उन्होंने ये कहा था कि यदि हम वर्ष में एक दिन मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा।
चलिए अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? गरम दल के ये नेता थे बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष। तो इसमें से ये जो प्रारंभिक तीन है लाल बाल पाल कहा जाता है, इसमें से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? तो केवल लाला लाजपत राय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ध्यान रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, केवल लाला लाजपत राय अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस की। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया, यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां, डफरिन, करजन या लाला लाजपत राय? तो यह स्टेटमेंट है सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां जिन्होंने 1875 में मोहम्मडन कॉलेज की स्थापना करी, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो कि 1920 में एएमयू में कन्वर्ट हो गया, और इनकी किताब का नाम है असबाब-ए बगावते हिंद। उनका यह स्टेटमेंट था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खां। स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं, किसका कौन सा था, एक जगह नोट कर लीजिएगा ये सारे स्टेटमेंट। चलिए अगला एक देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कांग्रेस अपने मौत की घड़ियां गिन रही है और भारत में रहते हुए मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। उपरोक्त कथन किसका है? कर्जन का, मिंटो का, मेयो का, हॉर्डिंग का? देखिए दो वायसरायों के कथन आते हैं, एक है डफरिन का जिसने सूक्ष्मदर्शीय लोगों की संस्था कहा, और एक स्टेटमेंट आता है कर्जन का जिसने कहा कि मैं कांग्रेस को भारत छोड़ने से पहले दफन कर देना चाहता हूं, समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं भारत से जाऊं उस समय तक कांग्रेस का नामो निशान मिट जाए। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट है कर्जन का। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया? देखिए प्रारंभिक 4 अधिवेशन हमने याद कराए, 5वां अधिवेशन जो आपको याद रखना है वो है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन जिसकी जो अध्यक्षता है वो रहीमतुल्लाह सयानी ने करी है, रहीमतुल्लाह सयानी। क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया। वंदे मातरम जिसकी रचना किसने करी है? रचना करी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा यह रचित गीत सबसे पहले कांग्रेस में कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने करी है? तो अध्यक्षता करी है रहीमतुल्लाह सयानी ने। चलिए देखिए दोस्तों, लगभग 25 प्रश्न मैं करा चुका हूं और 25 प्रश्नों पर अभी हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर दो थोड़ा सा। अब वीडियो लाइक नहीं करते हो दोस्तों आप, अगर आपको पसंद आ रही है और आपको लगता है कि एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल है तो थोड़ा लाइक, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको ये पसंद आ रही है कि नहीं आ रही? कैसे मुझे पता लगेगा? आपके लाइक से ही तो पता लगता है। तो थोड़ा लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों ये प्रश्न तैयार करने में, तो थोड़ा सा मुझे भी कुछ सपोर्ट कीजिए आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया? तो देखिए एक अधिवेशन है 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी है? रहीमतुल्लाह सयानी ने। और एक अधिवेशन है 1911 का, और यह भी कलकत्ता में ही हुआ है, और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया, जो बाद में राष्ट्रगान के रूप में कन्वर्ट हो गया। भारतीय संविधान सभा ने उसे राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया। तो ये जो जन गण मन है, इसकी रचना भी रविंद्रनाथ टैगोर ने करी है। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 देशों के राष्ट्रगान की रचना करी है। एक है भारत का जन गण मन और दूसरा है बांग्लादेश का अमार सोनार बांग्ला। हालांकि इन दोनों गीतों की रचना उन्होंने किसी देश के राष्ट्रगान के रूप में नहीं करी, ये तो उन देशों के द्वारा बाद में उन्हें राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तो जन गण मन कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में यह गाया गया, जिसकी अध्यक्षता सबसे पहले करी है विशन नारायण धर ने, यानी BN धर ने इसकी अध्यक्षता करी है। तो 4 और 2 6, ये 6 अधिवेशन हो गए प्रारंभ के। कौन कौन से? 85 का, 86 का, 87 का, 88 का, 96 का और 11 का। इसके अलावा आपको 4, 5, 6, 7 के अधिवेशन भी याद रखने हैं।
इसमें तो नहीं है ना, नहीं है। चलिए, 1907 के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? हाँ, यहां दिए थे मैंने वो ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। 1905 के बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है, ये आपको याद रखनी है, ये करी है गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने, यहां मैं चर्चा आपसे करना भूल गया। गोपाल कृष्ण गोखले ने, पूछा जाता है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो करी है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने। और 1907 के सूरत अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी है वो रास बिहारी घोष ने करी है। ओहो, ये प्रश्न था। रास बिहारी घोष ने सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता करी है और इसी में कांग्रेस नरम दल व गरम दलों में विभाजित हो गई। यानी कांग्रेस में फूट पड़ गई और इसे सूरत की फूट के नाम से जाना जाता है। हुआ क्या था दोस्तों कि जो नरम दल के लोग थे वे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि जो गरम दल के थे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, ये चाहते थे कि गरम दल का ही कोई नेता अध्यक्ष बने। ये लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनवाना चाहते थे। इनका कहना था कि नरम दल के नेताओं के अंडर में रह के कभी आजादी नहीं मिल सकती, तो कोई गरम दल का नेता बने, और इस बात पे विवाद हो गया। गरम दल के लोगों ने अपना जो कांग्रेस थी उसको छोड़ दिया, कांग्रेस में फूट पड़ गई और ये जो अधिवेशन था ये भी स्थगित हो गया। बाद में इसे नागपुर में किया गया, लेकिन 1907 का सूरत अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता अगर पूछी जाए तो उत्तर हो जाएगा रास बिहारी घोष। या किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में। किस बात पर विवाद हुआ था? तो अध्यक्ष बनाने की बात पर विवाद हो गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो ध्यान रखिएगा, 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ गई थी नरम दल और गरम दलों के लोगों के बीच में और विभाजन हो गया था। 1916 में गरम दल और नरम दल में समझौता हुआ, गरम दल दोबारा से कांग्रेस में शामिल हुआ और ये जो समझौता हुआ था नरम दल और गरम दल में, नरम दल व गरम दल में समझौता, ये समझौता हुआ था एनी बेसेंट के प्रयासों से। तो आपसे पूछ लेता है कि गरम दल और नरम दल में समझौता किसके प्रयासों से हुआ था? तो एनी बेसेंट के प्रयासों से। और इसी अधिवेशन में, लखनऊ के इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी? तो गांधी जी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी है, 1924 का बेलगांव अधिवेशन। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, केवल इसी अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने करी है। ध्यान रखिएगा ये बात। जेल से रिहा होकर के आए थे, असहयोग आंदोलन के बाद इन्हें जेल में डाल दिया गया था। 22 में इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 1924 का बेलगांव अधिवेशन, केवल एक बार। चलिए, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने मुसलमानों को दी जाने वाली पृथक निर्वाचन की सुविधा को मान लिया? देखिए, 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम या सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909, आप जो भी कहना चाहें, इस सुधार के तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई थी। कांग्रेस ने इस बात को कभी नहीं माना था, मतलब उस समय नहीं माना था, जिस वजह से मुसलमानों में और कांग्रेस में तनाव था। मुस्लिम लीग में कह सकते हैं आप, मुस्लिम लीग में और कांग्रेस में तनाव था।
1916 में लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग व कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का संयुक्त अधिवेशन, और ये जो संयुक्त अधिवेशन या मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस में समझौता हुआ था, ये हुआ था बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। अब देखिए, ये जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन है ना, इसमें दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो गरम दल और नरम दल साथ आ रहे हैं, और गरम दल और नरम दल जो साथ आए हैं वो आए हैं एनी बेसेंट के प्रयासों से, जबकि मुस्लिम लीग और जो कांग्रेस साथ आई है वो आई है बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से। दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। और इसी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जो पृथक निर्वाचन की सुविधा थी वो कांग्रेस ने मान ली। इसे बहुत बड़ी भूल करार दिया जाता है। कहा जाता है कि भारत के आजादी के जो बीज है ना, वो बोए गए हैं 1909 में, जब पृथक निर्वाचन सुविधा दी गई थी। लेकिन इसको पानी लगा, ये बीज जमीन में पड़ा सूख रहा था और इसे पानी लगा लखनऊ के अधिवेशन में, और ये पौधा बनकर के तैयार हुआ 1947 के अधिवेशन में। यानी विभाजन के बीज बोए गए 1909 में, पानी डाला गया 1916 में, और पौधा बना वो 1947 में। ये जो पृथक निर्वाचन की सुविधा कांग्रेस ने मान ली थी मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए, ये बहुत बड़ी गलती साबित हुई और भारत विभाजन का कारण बनी। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, निम्न में से वह गवर्नर जनरल कौन था? इरविन, विलिंगटन, डफरिन या हॉर्डिंग? देखिए इस प्रश्न में ना थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है। ये प्रश्न एग्जाम में ऐसे ही आया हुआ है, इस वजह से मैंने आपको ऐसे ही दे दिया। लेकिन भारत के किसी भी गवर्नर जनरल ने कभी कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में नहीं हिस्सा लिया। अब ये तो पूछ रहे हैं ना, वो इसलिए कि इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा विलिंगटन। विलिंगटन ने 1833 में कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया था, 1833 में। लेकिन इस समय ये जो है वो नहीं थे, भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे, बल्कि यह बंबई के, सॉरी 1833 नहीं, ये क्या बोल रहा हूं मैं, 1915 के बंबई अधिवेशन में, बंबई अधिवेशन में 1915 के बंबई अधिवेशन में विलिंगटन ने हिस्सा लिया, और उस समय ये बंबई का गवर्नर था, ना कि भारत का गवर्नर जनरल, बंबई का गवर्नर। फिर यहां ये क्यों पूछा जा रहा है कि भारत का गवर्नर जनरल? क्योंकि 1931 से लेकर 1936 तक यह भारत का गवर्नर जनरल रहा, भारत का गवर्नर जनरल या भारत का वायसराय रहा। तो 1931-36 में गवर्नर जनरल बन गया, लेकिन उससे पहले 1915 में बंबई का गवर्नर रहते हुए 1915 के बंबई अधिवेशन में इसने कांग्रेस के सम्मेलन में शिरकत की थी। तो यह प्रश्न बन जाता है कि कौन गवर्नर जनरल ऐसा था? गवर्नर जनरल तो रहा ना वो बाद में, तो कौन ऐसा गवर्नर जनरल था जिसने कांग्रेस के अधिवेशन में हिस्सा लिया? तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलिंगटन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे। निम्न में से किस महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता करी है? राजकुमारी अमृत कौर, बेगम अय्याज रसूल, विजय लक्ष्मी पंडित या नील गुप्त सेन? अब देखिए कई बार आप पढ़ते हैं कि कांग्रेस की अध्यक्षता प्रथम अध्यक्ष एनी बेसेंट थी महिला, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, पर या तो दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की अध्यक्षता 3 महिलाओं ने करी है। नील गुप्त सेन तीसरी महिला हो जाती हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट ने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता करी है। ये जितने भी अधिवेशन लिखा रहा हूं इनको तो आप रट लीजिएगा बिल्कुल, कलकत्ता अधिवेशन में, इसीलिए मैं एक साथ लेकर आया हूं ये सारी चीजें। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। और इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, कानपुर अधिवेशन।
जबकि तीसरी महिला थी नेल गुप्त सेन, या इन्हें नलिनी सेन भी कहते हैं, और ये एक अंग्रेज महिला थी जिन्होंने एक भारतीय पुरुष से विवाह किया और भारत की आजादी के लिए संघर्ष भी किया, और यह 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनी। कलकत्ता में बहुत सारे अधिवेशन हुए हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 1917 याद रख लीजिएगा, इसमें 8 जोड़ दीजिएगा 1925 आ जाएंगे, इसमें 8 जोड़ दीजिएगा 1933 आ जाएंगे। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगी। 1917 में एनी बेसेंट बनी, 1925 में जो है आपकी सरोजनी नायडू बनी, और 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष रही नेल गुप्त सेन, जो कि तीसरी महिला रही। तो कुल कितनी महिलाएं अध्यक्ष बनी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 3 महिलाएं बनी, नेल गुप्त सेन तीसरी महिला थी। तो प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया? तो राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन हरिपुरा अधिवेशन में किया गया, 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी है हरिपुरा अधिवेशन की। दो बार अध्यक्षता करी है, एक त्रिपुरी अधिवेशन में और एक हरिपुरा अधिवेशन में। तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ और इसी में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, जिन्होंने 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करी है। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन, 1940 के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करी है मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, और यह कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी स्वतंत्रता के समय, यानी स्वतंत्रता से पहले जो अंतिम अधिवेशन था वो 1946 का मेरठ अधिवेशन था, और इस मेरठ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो कृपलानी जी ने करी है। तो स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो वे जेबी कृपलानी थे। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस में कौन सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहा? देखिए कांग्रेस में अध्यक्षता आप एक ही साल के लिए बनते थे, अगले साल अध्यक्ष चेंज हो जाता था, लेकिन 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद 5 सालों तक कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं। क्यों? क्योंकि इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, काफी कुछ, मतलब आजादी के लिए बहुत तेज आंदोलन चला, तो कांग्रेस अधिवेशन नहीं कर पाई, और कई बार कांग्रेस के बहुत सारे नेता जेल में भी बंद थे। तो 1940 के रामगढ़ अधिवेशन के बाद कोई अधिवेशन ही नहीं हुआ। इसके बाद सीधे 1946 का मेरठ अधिवेशन हुआ। तो इस मेरठ अधिवेशन में कृपलानी जी अध्यक्ष चुने गए, और उससे पहले 1940 से लेकर 1945 के बीच में मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहे। तो सबसे लंबे समय तक जो अध्यक्ष थे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। चलिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूं? यह प्रश्न आ सकता है कि समाजवाद को कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वीकार किया? समाजवाद को किस अधिवेशन में स्वीकार किया? तो यह किया था 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वह देशी रियासतों में भी अपना आंदोलन करेगी? इससे पहले कांग्रेस केवल ब्रिटिश साम्राज्य, जो ब्रिटिश प्रांत थे, उन्हीं में आंदोलन करती थी। देशी रियासतों में आंदोलन बहुत कम लेवल पर था। पर कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे 1938 का, इसमें यह निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अब देशी रियासतों में भी आंदोलन करेगी, क्योंकि देशी रियासतों में भी जो अधिकार है वो अंग्रेजों का ही है। वहां की जनता दुगनी त्रस्त है, एक तो इन अंग्रेजों से त्रस्त है, ऊपर से इन राजाओं से त्रस्त है। वो उनकी उस जनता का हाल तो ब्रिटिश प्रांतों से भी बुरा है। तो कांग्रेस को उन प्रांतों में भी आंदोलन करना चाहिए, और यह फैसला लिया गया था हरिपुरा अधिवेशन में।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? 1938 का हरिपुरा अधिवेशन और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, पर गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण त्रिपुरी अधिवेशन से त्यागपत्र दे, मतलब त्रिपुरी अधिवेशन के बाद अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी जी से विवाद होने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद जो अध्यक्ष बने वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तो राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न है, पहली बार किस स्थान पर कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव में किया गया? देखिए 1885 से लेकर के 1937 तक एक लंबे कार्यकाल में जितने भी अधिवेशन हुए वो भारत के किसी न किसी शहर में हुए। पहली बार 1937 के फैजपुर अधिवेशन की जो वो है एक गांव में किया गया। तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन किसी गांव में किया जाने वाला पहला अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अब आजाद प्राप्त हो चुकी है, हम आजाद हो चुके हैं, कांग्रेस का लक्ष्य पूरा हो चुका है, तो अब इस कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। हालांकि इस कांग्रेस को समाप्त नहीं किया गया, पर यह प्रश्न पूछा गया है, भविष्य में भी पूछा जा सकता है कि कौन कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहता था? तो महात्मा गांधी जी कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहते थे। ध्यान रखना, स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी जी कांग्रेस के मेंबर भी नहीं थे, बहुत समय पूर्व कांग्रेस से वो इस्तीफा दे चुके थे। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने अध्यक्षीय संबोधन के समय हिंदी के स्थान पर रोमन लिपि लागू करने की वकालत करी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जिसने हरिपुरा अधिवेशन 1938 और त्रिपुरी अधिवेशन 1939 की अध्यक्षता करी है, उन्होंने कहा था कि जो अध्यक्षीय संबोधन है उसमें हिंदी के स्थान पर रोमन लिपि लागू कर दी जाए। रोमन लिपि में इंग्लिश लिखा जाता है। कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने जेल में रहकर कांग्रेस की अध्यक्षता करी? देशबंधु चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, एनी बेसेंट या नलिनी सेन? तो ध्यान रखिएगा, देशबंधु चित्तरंजन दास 1922 में जब कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए उस समय वे जेल में बंद थे। उनके स्थान पर उस अधिवेशन की अध्यक्षता, सम्मेलन की अध्यक्षता तो हकीम अजमल खान ने करी थी, पर भैया सम्मेलन के बाद पूरे साल अध्यक्ष को कार्य करना होता है, तो अध्यक्षता जेल में रह करके करी। तो देशबंधु चित्तरंजन दास इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, नलिनी सेन तीसरी महिला है, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन या शिक्षा, जिन्हें S4 के नाम से जाना जाता है, ये चारों प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुए, ये पूछा जाएगा आपसे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन। क्योंकि कलकत्ता में कई अधिवेशन हुए हैं तो आपको ईयर भी याद रखनी है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता करी है, इसी वजह से विभाजन टल गया गरम दल नरम दल का, वरना 1906 में ही हो जाता। पर दादा भाई नौरोजी जो कि वयोवृद्ध पुरुष थे, उनकी सभी इज्जत करते थे, गरम दल के भी लोग हों या नरम दल के भी लोग हों, तो ये विवाद अध्यक्षता वाला हुआ नहीं। पर 1907 में ये विवाद बनकर सामने आया और 1907 में गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित हो गई। पर 1906 में स्वराज, स्वदेशी, स्वशासन और शिक्षा नामक प्रस्ताव पारित किया गया, तो यह S4 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रतियोगी की हार को गांधी जी ने अपनी हार बताया? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष का चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए और पट्टाभी सीतारमैया चुनाव हार गए। और ये पट्टाभी सीतारमैया गांधी जी के कैंडिडेट थे और इसी बात पर गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में विवाद हुआ। गांधी जी ने इसे अपनी हार करार दिया। सुभाष चंद्र बोस
कार्यकारिणी का गठन नहीं कर रहे थे, वे चाहते थे कि कार्यकारिणी का गठन गांधी जी करें, पर गांधी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस को लगा कि गांधी जी से विवाद बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके इस्तीफे के बाद जो अध्यक्षता करी वो करी राजेंद्र प्रसाद ने। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हारा कौन था, तो पट्टाभी सीतारमैया हारे थे, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे, और पट्टाभी सीतारमैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार करार दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। देखिए कई स्टेटमेंट हमने पढ़ लिए और एक दो स्टेटमेंट और बचे हैं, जिसमें से एक फेमस स्टेटमेंट है कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, और यह स्टेटमेंट है बंकिम चंद्र चटर्जी का। अगला है, किसने कहा था कि कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। देखिए कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, किसने कहा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और कांग्रेस सम्मेलन मात्र 3 दिनों का तमाशा है, यह बात कही थी अश्विनी कुमार दत्त ने। चलिए अगला प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। तो चर्चा हम कर चुके हैं, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट रही, जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी। इसके बाद सरोजनी नायडू, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करी, ये पहली भारतीय महिला थी जो अध्यक्ष बनी। और नेली सेनगुप्त, जिन्होंने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करी, यह पहली अंग्रेज महिला या तीसरी महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता करी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया गया। बहुत ही फेमस प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। 1929 का लाहौर अधिवेशन, 1929 का लाहौर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता करी है जवाहरलाल नेहरू ने। रावी नदी के तट पर मध्यरात्रि में तिरंगा फहराते हुए लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाया, और 26 जनवरी 1930 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया, और उसके बाद प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसी वजह से इस दिन की याद को लोगों के दिलों में जीवित रखने के लिए ही भारतीय संविधान को 26 जनवरी को लागू करने का फैसला संविधान सभा के द्वारा लिया गया था। तो किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। चलिए अगला प्रश्न है, 1940 का कांग्रेस अधिवेशन कहां हुआ था। तो हमने चर्चा करी थी, 1940 का कांग्रेस अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता करी है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने। और उसके बाद 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ। तो सबसे लंबे समय तक जिस अध्यक्ष रहे वो थे मौलाना आजाद, और सबसे युवा अध्यक्ष भी थे मौलाना आजाद। चलिए अगला प्रश्न है, आजादी से पहले का अंतिम कांग्रेस अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था। 1946 मेरठ में, और इसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो जेबी कृपलानी ने। और आजादी के समय अध्यक्ष कौन थे, तो जेबी कृपलानी थे। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू उत्तर मत कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों एवं राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों का संकल्प कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो 1931 का कराची अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता किसने करी है, इसकी अध्यक्षता करी है वल्लभ भाई पटेल ने। आज का अंतिम प्रश्न है, आपको निम्न कथनों पर विचार करना है और इसमें से सही कथन बताने हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। तो क्या कलकत्ता में हुआ था दोस्तों, नहीं। प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था, बंबई में हुआ था। तो इसका मतलब यह कथन तो गलत हो जाएगा। तो पहला जहां जाए उसको काट दीजिए, ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, बिल्कुल ठीक है। तो दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, इसका मतलब ये भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ 1916 में संयुक्त अधिवेशन किया, ये ठीक है और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। और ध्यान रखिएगा 1916 का ये जो अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता करी है अंबिका चरण मजूमदार ने। ध्यान रखिएगा, ये शायद मैंने वहां बताया नहीं है आपको। अंबिका चरण मजूमदार ने 1916 के इस अधिवेशन की
अध्यक्षता करी है। तो मित्रों ये थे आज के कांग्रेस के संस्था से बनने वाले महत्वपूर्ण 51 प्रश्न, जिसमें मैंने बहुत से अधिवेशनों की चर्चा करी है। कांग्रेस में वैसे तो बहुत अधिवेशन हुए, लेकिन जितने अधिवेशन मैंने इस वीडियो में बताए हैं उतने अधिवेशन तो आपको याद रखना ही है दोस्तों। प्रश्न आते हैं और क्योंकि फैक्चुअल प्रश्न है तो गलत हो जाते हैं अगर हमें इनका प्रश्न का उत्तर नहीं पता होता। तो आप इस वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, इसका रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़िए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और चैनल को प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।